आपको क्या लगता है कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्रांति कब आई? सबसे आम जवाब होगा कि मुकेश अंबानी की जियो की लॉन्च के बाद। इस कंपनी ने सबसे खास लागत लीडरशिप रणनीति के साथ भारतीय मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में इनक्रेडिबल प्रवेश किए, जिसमें पूरे टेलीकम्युनिकेशन बाजार में क्रांति ला दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? क्या ये कंपनी में निवेश या बिजनेस मॉडल या मुकेश अंबानी की रणनीतिक योजना थी? जियो की शुरुआत कैसे हुई? जियो कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी, रिलायंस जियो की सफलता की कहानी, जियो ने भारत को कैसे बदला, इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप हमें ये बताइए कि आप किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस सिटी से आप वीडियो देख रहे हैं और क्या वहाँ पर BSNL के नेटवर्क आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई एक अच्छे नेटवर्क की। जियो की उत्पत्ति उनकी बेटी ईशा अंबानी की स्पष्ट टिप्पणियों से प्रभावित एक महत्वपूर्ण क्षण से जुड़ी है। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई से छुट्टी के दौरान ईशा अंबानी ने अपने परिवार के घर में घटिया इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की थी। अपर्याप्त कनेक्टिविटी को व्यक्तिगत प्रभाव को समझने के बाद मुकेश अंबानी पूरे देश पर इसके व्यापक प्रभाव के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित हुए। इस रहस्य दुर्घटना में अंत में जियो के लिए बीज का काम किया, एक दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े भारत की व्यापक चुनौतियों का समाधान करना था। जियो की शुरुआत महज एक व्यक्तिगत असुविधा का जवाब नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय आवश्यकता की मान्यता थी। मुकेश अंबानी की उद्यमशीलता की भावना और परिवर्तनकारी बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता इस एहसास से स्पष्ट हुई कि भारत एक मजबूत और सुलभ इंटरनेट बुनियादी ढांचे का हकदार है। इस खुलासे ने कनेक्टिविटी में क्रांति लाने और देश भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए जियो को मिशन के लिए मंच तैयार कर लिया। अब बात करते हैं कि जियो जो है वो इतना एकदम से हाई क्यों हुआ, अब एक टाइकून कैसे बनी? मुकेश अंबानी का प्लान था जब 22 लाख पहले फ्री सर्विस दो फिर रेट हाई करो। देखो मैं आपको बता दूं, BSNL है गवर्नमेंट कंपनी, वो मिनिमम लाभ पे काम करती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनका सीधा सिद्धांत होता है पैसे कमाना। लेकिन जो यहाँ मास्टर प्लान खेला कि जब रिलायंस था तब उस समय 29 में सिम मिल जाता था, इसको लोग लेते थे, 1 मंथ यूज़ करते थे और फिर न्यू सिम लेते थे। उतने में लोगों को इंटरनेट और कॉलिंग मिलती थी और 1 मंथ के लिए फ्री रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ता था। लेकिन इन सब की वजह से जब रिलायंस को काफ़ी नुकसान हुआ और मुकेश अंबानी ने रिलायंस के कर्जे में मदद और जितने शेयर वो सब ले लिए, तब ये प्लान हुआ कि लोगों को अपना सिम होल्ड करके रखना ताकि नंबर पर्सनल हो जाए और कहीं शिफ्ट ना हो सके। ऐसे ही किया, सस्ता रिचार्ज प्लान फिर फ्री कर दिया। ऐसे ही चीप प्लान पे लोग टिके रहे क्योंकि उस टाइम पे BSNL और अदर कंपनियां इतना खास इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रही थी। और जब यूथ जियो पे आ गया तब जियो ने मौके पे चौका मार के रिचार्ज बढ़ा दिए और अपनी सर्विस अच्छी कर ली। 5G इंटरनेट प्रोवाइड भी करने लगा, वाईफाई सर्विस अच्छी कर दी। सपोर्ट टीम के साथ ग्राउंड टीम भी काफ़ी हद तक यूज़र्स के सपोर्ट में रहती थी। टाइम पे रेजोल्यूशंस मिल जाते थे, कोई भी अगर चैट सपोर्ट है या फिर कॉल पे बात हो रही है कोई भी कंपनी से तो वो एक ही दिन में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। इन्हीं सब की वजह से जियो आज पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो एयरटेल वोडाफोन पे आएगी। उन लोगों को क्या प्लान थे और कैसे बना इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, आइए जानते हैं जियो को और डीप। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो 2002 में धीरूभाई अंबानी के मृत्यु के बाद अलग हो गए थे, खुद को एक ही क्षेत्र में पाते हैं लेकिन उनकी किस्मत अपोजिट दिशाओं में जा रही थी। जियो के लॉन्च ने सभी मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों को प्रभावित किया था, जबकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया अभी भी जियो के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन नीचे की ओर जाती दिख रही थी। 2005 में विभाजन के बाद बड़े भाई प्रमुख तेल व्यवसाय RIL और IPCL मिला, जबकि अनिल को रिलायंस इन्फोकॉम दूरसंचार, रिलायंस एनर्जी बिजली, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज मिले। रिलायंस इन्फोकॉम 2005 में सार्वजनिक हो गया और इसका नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब आरकॉम कर दिया गया। लेकिन छोटे अंबानी का व्यवसाय अपने बड़े भाई मुकेश की तुलना में संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ दोनों अंबानी भाइयों के लिए संख्याएं क्या कहती हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन मार्च 2017 तक अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन का सबल ऋण 45,733 करोड़ रुपए था। शायद यही वजह की रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने आरकॉम को रेटिंग घटा दी गई थी और इसी कारण रिलायंस को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो
प्रॉपर वे में लॉस में जा रही थी, और ऐसा लॉस में हो गई थी कि जो उसकी मूल जो वैल्यू थी उसके कर्ज से 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। तो वो उसी को होल्ड कर सकते थे, ना ही उसको कुछ कर सकते थे। तो कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई का सहारा लिया। तो मुकेश अंबानी ने वहाँ पर पूरा सपोर्ट किया और रिलायंस को एक नया मोड़ दिया। फिर बाद में उसको जियो कर दिया गया। भारतीय दूरसंचार उद्योग में रिलायंस जियो के आने से देश में मोबाइल इंटरनेट डेटा की खपत के पैटर्न में इतने परिवर्तन आए। सितंबर 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी के रूप में लॉन्च की गई जियो को उद्देश्य व्यापक दर्शकों को सुलभ और उच्च गति वाला मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना था। उल्लेखनीय रूप से संक्षिप्त अवधि में जियो दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा, जिसमें स्थापित कंपनियों के पारंपरिक व्यापार मॉडल को चुनौती दी है और नया स्वरूप दिया। जियो की सफलता का श्रेय इसके व्यापक नेटवर्क बुनियादी ढांचे की रणनीतिक उपयोग को दिया जा सकता है, जिसमें उच्च गति वाला 4G LTE नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल केबल और मजबूत क्लाउड डेटा सेंटर, साथ ही साथ 5G इंटरनेट भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने नए नए मॉडल भी अपनाए जो अपने समकक्षों की तुलना में काफ़ी कम लागत पर डेटा सेवाएं प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। रिलायंस जो था, जो जियो बन गया, तो उसकी सफलता की कहानी इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण जियो द्वारा अपने ग्राहकों को पूरा वॉइस कॉल और मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करना है। जैसे प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को इस बाजार संविधान को जवाब में अपनी मूल्य रिलायंस जब हटा और जब जियो आया तो उसका एक ही प्लान था कि सारी चीज़ों को फ्री कर दो, चाहे वो वॉइस कॉल हो, इंटरनेट हो, ताकि जितने अदर्स उसके कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, समय आइडिया हो, कोई भी कंपनी हो, उन सबको वो पीछे छोड़ दे, क्योंकि लोग फ्री की तरफ जल्दी भागेंगे। और यही एक मेन कारण था। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री और गूगल के बीच एक संयुक्त प्रयास जियो फोन नेक्स्ट शुरू में गणेश चतुर्थी 10 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया जाना था। बेसिक सेमीकंडक्टर की कमी के कारण देरी का सामना करना पड़ा। जियो फोन कम से कम दिवाली तक स्थगित 10 सितंबर 2021 की रिपोर्टों में संकेत दिया। रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में संभावित परिशोधन की पहचान करने के लिए चुनिंदा उपयोगकर्ता समूह के बीच डिवाइस का परीक्षण शुरू कर दिया। बहुप्रतीक्षित जियो फोन नेक्स्ट को आधिकारिक तौर पर 4 नवंबर 2021 को 6,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया। एंड्रॉयड संचालित प्रगति OS पर चलने वाला और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QM215 प्रोसेसर से लैस ये फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है, जिसमें वैकल्पिक भुगतान विधि भी उपलब्ध है। जो शुरुआती कीमत नहीं दे पाते वे जियो फोन नेक्स्ट को 1999 रुपये की शुरुआती भुगतान पर खरीद सकते थे। शेष राशि मासिक किस्तों पर चुकानी होती थी। एंट्री लेवल बजट फ़ोन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में विशेष रूप से 6,000-7,000 रुपये की सीमा में बजट की कमी वाले लोगों के लिए जियो फोन नेक्स्ट अपनी कमियों के बिना नहीं रह पाते थे। अपर्याप्त रैम के कारण डिवाइस सुस्त प्रदर्शन प्रदर्शित करता था, जिसके कारण प्राथमिक सिम कार्ड के रूप में जियो सिम का उपयोग करना आवश्यक हो जाता था। इसके अलावा भुगतान दिव्यतियों का पालन न करने पर फाइनेंसर द्वारा फ़ोन को निष्क्रिय किया जा सकता था। हाल ही में साक्षात्कार जियो के दूरदर्शी संसाधक मुकेश अंबानी ने इस अभूतपूर्व दूरसंचार उद्यम की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला, और यही एक मेन कारण था कि जियो के कुछ और सिम्स बने, क्योंकि गांव और ऐसे कुछ फैमिलीज़ थी जिनके माता पिता रहते थे, सिर्फ उनको खास इतना फ़ोन या फिर बड़े फ़ोन की ज़रूरत नहीं रहती। तो उन लोगों ने क्या किया कि जियो फ़ोन को लिया और अपने घर परिवार में रख दिया, ताकि वो एक प्रॉपर वे में उनसे कनेक्ट हो सके। तो वहाँ पर जियो की सिम ज़्यादा बिकी, जियो के यूज़र्स बढ़ गए। तो एक मेन रीज़न ये भी था, लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये थे कि वो जो फ़ोन था वो उतना टिकाऊ नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए जियो ने वहाँ पर भी एक गेम खेला, और इसी के साथ जियो जो था वो 5G भी बन गया और वही गेम खेला जैसे पहले खेला था। फ्री की लत लगाओ और रिचार्ज बढ़ाओ। जैसे 5G अनलिमिटेड डाटा दे रही थी, लेकिन अब सब चेंज कर दिया, 10% से 21% तक इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन जियो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका यूज़र बेस बड़े सिटी में है जहां लोग पे कर सकते हैं और अच्छा नेटवर्क का फ़ायदा ले रहे हैं, और ऐसे में जियो ने काफ़ी बड़ी अमाउंट का मुनाफा भी बना लिया। लेकिन जियो को पीछे छोड़ने के लिए स्टारलिंक भारत में जल्द लॉन्च होगा, जो देश के हर कोने में नेटवर्क जाएगा और स्पीड अब तक की सबसे तेज़ होगी, क्योंकि ये सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या बवाल स्पीड मिलने वाली है। कौन कौन स्टारलिंक का फर्स्ट डे ही कनेक्शन लेगा, कमेंट करके बताओ। BSNL में किसने पोर्ट कराया,
और सबसे अच्छी बात ये है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ये सर्विस बीएसएनएल के रेट से मैच करके सर्विस देगी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर। जैसे कि अभी बीएसएनएल के रिचार्ज चल रहे हैं, तो कमेंट करके बताओ कि बीएसएनएल पर अब तक आप लोगों ने पोर्ट कराया, और पोर्ट कराया तो कैसा इंटरनेट स्पीड आ रहा है और नॉर्मल नेटवर्क स्पीड क्या है। स्टारलिंक में एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट है जो आपको डायरेक्ट इंटरनेट के द्वारा देगा। इसकी कोई टॉवर्स या फिर ऐसी कोई लाइन्स नहीं बिछेंगी जिसकी वजह से अभी इंटरप्ट हो रहा है कि 5G नेटवर्क हमारे इस साइड आ रहे हैं और इस साइड नहीं आ रहे हैं। तो ये सब नहीं होगा। हर क्षेत्र में नेटवर्क रहेगा उसका, हर क्षेत्र में कनेक्शन लॉस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। साथ ही साथ वो एक ऐसा प्लान्स दे रहे हैं जो बीएसएनएल से मैच कर रहा है, जो बीएसएनएल के बराबर है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है। तो लोग स्टारलिंक की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि जियो कैसे उस सब चीज़ों को बीट करेगी। क्या स्टारलिंक को बीट कर पाएगी जियो? क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर दो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।